अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत कम समय में अपनी बात को पूरी करता हूँ, लेकिन बात शुरू करने से पहले आज जो फेलिसिटेशन और सब लोग एयरपोर्ट और स्टेशन आने से लेकर अब तक जो कर्नाटक का स्टेट और ख़ास तौर पर जो दक्षिण कन्नड़ा मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट ने जो मेहनत की है और जो इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को सजाया है, मैं उन सब को बहुत बहुत शुक्रिया ही नहीं मुबारकबाद देता हूं कि उन लोगों ने इतना एक बेहतरीन प्रोग्राम किया। और जो ये लास्ट में एक, क्योंकि हर एक जगह का एक कल्चर होता है, हम लोग ये साफ़े और शॉल के तो ख्वाहिशमंदी नहीं, आदी भी नहीं है, लेकिन हर एक जगह की एक संस्कृति है, एक कल्चर है, उसको एक रेस्पेक्ट करने के लिए सब हर जगह हम लोग कबूल करते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा ये फूल माला और शॉल से ज़्यादा तैयार हैं उस फांसी के लिए भी और जेल की बेड़ियों के लिए भी, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है देश को बचाना, और देश यहाँ के संविधान और लोकतंत्र से ही बच सकता है। हमारे सामने जितने भी आप मुद्दे देख रहे हैं, क्योंकि मैं भाषण कम आपसे बातचीत करके, क्योंकि मैं कुछ काम यहीं से शुरू करना चाहता हूं, ऐसा एक ख्वाहिश है, शायद मैं उसको यहां पर आप तक पहुंचा पाऊं। सबसे पहले जो हालात हैं, हम सबको पूरा जो दिखाया जा रहा है, मेरी माँ बहनें बाहर भी सुन रही हैं और भाई बुजुर्ग बाहर भी बैठे हुए हैं, मैं सीधा मौजू पर ही आया हूं। हम सबको दिखाया एक चीज जा रही है, नफरत। और वो नफरत ये मीडिया और तमाम जितने भी ये मिशनरीज को यूज करके, यहां तक कि मैं आखिरी जो अभी कुछ दिनों पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के जरिए से इंडिया में जो मैसेज पहुंचाया गया है कि जिन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा है उनसे प्रतिशोध लेना है, वो युवाओं को तैयार रहने के लिए बोल रहा है। वो शख्स यहां के लोगों के पैसे से, यहां के टैक्स के पैसे से वो घर चलाने वाला आदमी इस आवाम के खिलाफ प्रतिशोध का मतलब क्या है? देश में अराजकता फैलाना है क्या? आए दिन कुछ चंद लोग, नित्यानंद जैसे लोग क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, हथियारों की बात कर रहे हैं, मस्जिद मदरसों पे हमले की बात कर रहे हैं, और सरकार दो कदम आगे बढ़कर, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को घर दे, घर में बसाए, वो आगे बढ़कर बुलडोज करके वहां के बच्चों को, वहां की मां बहनों को, वहां के लोगों को, बुजुर्गों को बेघर कर रही है इस सर्दी में भी। और ये दिखाया जा रहा है, ये बुलडोज मुसलमानों पर हो रहा है, ये लिंचिंग मुसलमानों की हो रही है, ये अटैक मदरसे और मस्जिदों पर हो रहे हैं। ये एक आंख से जो दिखा रहे हैं, इस प्रोपेगेंडा को आप समझना है। उसमें मैं दो लोगों से बात करना है। नंबर एक, जिन मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, उन्हें यह समझना चाहिए कि उनका फरीजा खुद को नहीं, बल्कि किसी गरीब को, मजदूर को, दलित को, आदिवासी को, पड़ोसी को इंसाफ दिलाना है। उसके साथ ना इंसाफी हो रही है तो फिर उसका ईमान कहां है, वो उसका जायजा लेना है। नंबर एक। नंबर दो, जहां आपको यह चीज सब समझनी है, वहीं यह भी समझनी है
कि आपके पड़ोस को, दलित को, आदिवासी को, किसान को, मजदूर को, क्रिश्चियंस को, सिख को, ईसाई को आप समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मणिपुर में जो आज तक मणिपुर जल रहा है, राष्ट्रपति शासन लागू किया हुआ है, उसे वो शांति में नहीं रखने देना चाहते। वो मुसलमानों पर हमला नहीं है, वो गैर मुसलमानों पर हमला है। बनारस के अंदर सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए हैं इसी सरकार ने, इसी फांसीवादी सरकार ने। दिल्ली के अंदर, कैपिटल के अंदर आरएसएस के हेडक्वार्टर के लिए हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया है। आपको, हमें मालूम है क्या कितने हमारे चर्च पर, हमारे क्रिश्चियंस भाइयों पर हमले हो रहे हैं, लिंचिंग हो रही है। कितने दलितों पर, ट्राइबल्स की लिंचिंग हो चुकी है। और सिर्फ लिंचिंग ही नहीं है, कितनी हमारी दलित बहनें हैं जिनके रेप केसेस आप सोचेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हम जो ये लोग एक माहौल बनाकर जो नफरत का लोगों में आम कर रहे हैं, मुसलमानों के नाम पर जो देश का बंटवारा कर रहे हैं, इस प्रोपेगेंडे को बदलना होगा, इस इमेज को बदलना होगा। हमें मैदान में उतरकर काम करना होगा। काम क्या करना है? हमें बताना होगा कि यह सरकार यहां की जल, जंगल, जमीन को बेच रही है। ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी ज्यादा खतरनाक हैं। ये मोडानी जो अडानी को रखकर ये फासिस्ट गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी खतरनाक काम कर रही है। हमें बताना होगा, हमें यह समझाना होगा कि क्या आपको मालूम है हर साल 2 लाख लोग दूषित पानी पीने से मर रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। और यह हत्या है, मृत्यु नहीं है, यह नेचुरल डेथ नहीं है। यह सरकार के, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हर सरकार का यह दायित्व है, जिम्मेदारी है कि हर शहरी को उसके जो बुनियादी हुकूक है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो उन्हें मुहैया कराए। वो ठीक से पानी तक नहीं दे सकती है। देश में 70% दूषित पानी का हाल है। आपको मालूम है इंदौर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर सैकड़ों लोग अस्पताल में हैं, 15 लोगों की जान जा चुकी है। ये तो अखबारों में आया है, कितनी गई है वो तो छुपाई भी गई है, क्योंकि व्यापम जैसे जो वहां पर व्यापम जैसे जो कांड हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को मारा गया है, करप्शंस हुए हैं, वो आपके सामने भी नहीं आ रहे हैं। लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। माहौल ये बना दिया है कि लिंचिंग मुद्दा ही नहीं रहा है, बुलडोज होता है, हो रहा है। क्यों? क्योंकि असली मुद्दे लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। हमें बताना होगा कि जब बिल्किस बानो पर हमला, उसके जब बलात्कार और उसके साथ जो घटना घटी, वही घटना हमें आज उन्नाव में देखनी पड़ रही है। बिल्किस बानो को भी मुस्लिम पर हमला मत देखो, और उन्नाव की घटना को, हाथरस की घटना को भी हिंदू घटना मत देखो। यह भारत पर अटैक किया, यह इंडिया पर अटैक है, यह बताना होगा। ये देश को हम सीधा सीधा समझाना होगा कि ये देश में मसला हिंदू मुस्लिम नहीं है, मसला फासीवाद वर्सेस भारत है, मसला संघ परिवार वर्सेस भारत है। यह मसला हम सबको बैठकर मिलकर समझना होगा। तमाम दबे कुचले मार्जिनलाइज्ड लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, सबको साथ लेना होगा।
हमें समझाना होगा कि ये जो हमला हो रहा है, आप इसको हिंदू मुसलमान मत देखो। जो आज हमारे एयरपोर्ट बेच दिए गए हैं, रेलवे बेच दी गई है, खेल मैदान बेच दिए गए हैं, ये हम भारतीयों के हैं। जब महंगाई आती है तो मुसलमानों पर नहीं आती, तमाम भारतीयों पर आती है, हर वर्ग पर आती है, हर जाति पर आती है। महंगाई सिर्फ मुसलमानों पर नहीं आती। और अगर आप माइनॉरिटी मुसलमान बोलते हो तो फिर वो महंगाई मुसलमानों पर कम आती है, जिनको आप अगर मेजॉरिटी बोल रहे हो तो उन पर ज्यादा आती है। यह भी समझाना होगा कि यह मसला फिर एक बार जिस तरह से हमारे आइडिया ऑफ इंडिया को रखकर शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, ब्रिगेडियर उस्मान और इससे पहले हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख, हमारे परियार साहब, इन सब लोगों को याद करना होगा कि इन्होंने जो देश को आजाद होने के और आजाद होने के बाद तक क्या सपना देखा था, क्या ख्वाब देखा था, क्या वो देश आज है? नहीं है। इसीलिए फिर वही एक लड़ाई हमें हमारे संविधान को हाथ में लेकर, लोकतंत्र की बुनियाद को पकड़कर मैदान में उतरकर लड़नी पड़ेगी। जिस तरह से देश आजाद कराया था, आज इन फांसीवादियों से देश को बचाना है, आजाद कराना है। यह हमारी जिम्मेदारी हमें समझनी होगी। और इसीलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो मैंने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि मैं आज ही आप तक काम पहुंचाऊं, और मैं यहीं से जो ये लोकसभा, दक्षिण कन्नड़ लोकसभा में जो हम खड़े हैं, मैं यहां के स्टेट कमेटी को भी इस तरफ मुतवज्जो करना चाहता हूं, यहां के प्रदेश के जिम्मेदारों को भी और यहां के जिला के जिम्मेदारों को भी, और जो भी यहां पर हमारे दक्षिण कन्नड़ा के, मैंगलोर के, मंगलापुरम के जितने भी हमारे कैडर्स, लीडर्स जो सुन रहे हैं, हमें देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की आवाज यहीं से मेहनत करके आने वाले 2029 के लोकसभा इलेक्शन के लिए आज से तैयारी करनी होगी कि हम लोग दक्षिण कन्नड़ लोकसभा से पार्लियामेंट के अंदर एसडीपीआई का हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचाएंगे। अगर आप मुस्लिम की बात करते हैं तो यह मुसलमान 25 से 30% है। 1.5 लाख से ज्यादा यहां हमारा ईसाई भाई है। मैंने इससे 7 साल पहले हुल्लाल में आकर जब बात की थी, अल्फांसो फ्रैंको भी यहीं थे। बहुत मजबूती से अभी हमारे वहां पर वार्ड निकाल कर लेकर आए हैं। एयरपोर्ट जो मैंगलोर का आता है, वहां का पार्षद हमारा एसडीपीआई का पार्षद है, जो एयरपोर्ट जिस जगह पर आता है। हमें यह बताना होगा क्यों, क्योंकि हम मुद्दों पर लड़ रहे हैं। हम लड़ाई इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम सिर्फ किसी खास जाति या धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम इंसानियत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर इंसान को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें यह बताना होगा तमाम हमारे लोगों को, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, सिर्फ दलितों की पार्टी नहीं है, सिर्फ आदिवासियों की पार्टी नहीं है, सिर्फ किसानों की पार्टी नहीं है, सिर्फ सिखों की पार्टी नहीं है, बल्कि तमाम इंडिया के रहने वाले हर मजलूम की ये पार्टी है। हर दलित की ये पार्टी है, हर शहरी की ये पार्टी है, हर मुसलमान की ये पार्टी है। ये हमें लोगों तक मैसेज पहुंचाना होगा। लोग ये सोचते हैं, क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कैडर बेखौफ होकर भूख से आजादी के लिए लड़ते हैं और खौफ से आजादी वो लोगों को दिखाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये लोग जज्बाती हैं। आपको लोगों को दिखाना होगा
ये जज्बा आपके लिए है, आपको इंसाफ दिलाने के लिए है, फसाद के लिए हम लोग नहीं हैं। हम नफरत का जवाब नफरत से देने के लिए नहीं है। हम नफरत का जवाब नफरत को रोकने के लिए हैं, नफरत करने के लिए नहीं है। हम नफरत को रोकेंगे भी सही, और जितने भी हमारे देश में रहने वाले अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं वहां तक ये बात भी पहुंचाएंगे कि ये जो सोशल डेमोक्रेसी है, ये जो वेलफेयर स्टेट की बात जो एसडीपीआई कर रही है, ये आने वाला वक्त है। आप जितने लोग हैं उनको आजमा चुके हैं, बस आप उसको देखना नहीं चाहते हैं। मैंने हमारे एनआरसी के अंदर भी ये बात बताई। कुछ खुद इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी, उस वक्त के जो देवरस साहब, जो बाला साहब देवरस, जो वहां का संघ प्रमुख थे आरएसएस के, उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई आरएसएस के साथ। ये ऑन डॉक्यूमेंट है। बल्कि एक निर्जा चौधरी की किताब में पूरा उसमें काफी तौर पर लिखा हुआ है कि उनके छोटे भाई को उन्होंने कार भी गिफ्ट की है। और जो बाकी की जितनी भी आप देख रहे हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने बीजेपी के साथ अलायंस नहीं किया? क्या बसपा ने अलायंस नहीं किया? क्या सपा ने अलायंस नहीं किया? क्या जो टीएमसी की मायावती जी हैं, क्या वो बीजेपी के साथ नहीं गई? क्या अभी जो ये सावरकर के रूप में नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है, कौन है जो हम कर्नाटक में बैठे हैं, जेडीएस देवेगौड़ा जो सोशल जस्टिस की बात करते थे, कौन लोग बीजेपी के साथ नहीं गए? बीजेपी कौन है? संघ परिवार फांसीवाद का वो जहर है जो देश को खा रहा है। ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं खा रहा है, यहां के पूरे जो 4 स्तंभ हैं उनको पूरी तरह खोखला कर चुका है। मीडिया का हाल आपको मालूम है, लेजिस्लेचर किस कदर बिकी हुई है। आज यहां कांग्रेस के लोग हैं, कल पूरी की पूरी सरकार जो है बीजेपी की बन जाती है। बहुत सारे स्टेट्स आपने देख चुके हैं। इसीलिए मैं अपनी बात को यहां विराम देते हुए, हमें हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मैसेज को टारगेट रखकर पहुंचाना पड़ेगा। आने वाले वार्ड इलेक्शंस, आने वाले पंचायत इलेक्शंस, जो भी वहां की जो भी कोऑपरेटिव इलेक्शंस, ये हमें टारगेट करने पड़ेंगे। हम एजिटेटिव पॉलिटिक्स में तो आगे हैं, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर लोगों के अंदर यह है कि आप सेवा करने वाले हैं, आप जीतेंगे नहीं। हम सोचते हैं कि ये अवाम का जहन बना हुआ है, नहीं। मैं इसमें अवाम की गलती नहीं मानता। हम कोई भी किसी भी पार्टी में रहने वाले की आप उसको भी गलती मत मानिए, हमारे काम की कमजोरी मानता। हमें हमारा काम करना पड़ेगा। जब लोगों तक, आप घरों तक उनके पहुंचेंगे, उनके सुख दुख में जब आप खड़े होकर दिखेंगे, और यह नहीं होगा कि जब चुनाव आएगा उसके 2 महीने पहले तैयारी करेंगे। मैं 2029 के इलेक्शन की बात 2026 के शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। टारगेट करना पड़ेगा। और एसडीपीआई ने पिछली मिकात के अंदर ही कई लोकसभाओं को और विधानसभाओं को टारगेट करके कुछ प्लान बनाया था। हम आज से ही उस पर काम करना शुरू करना है। सबसे पहले मैं यहां की कर्नाटक को जिम्मेदारी देके जाता हूं कि यहां पर वो इलेक्शन के अंदर लोगों को उम्मीद दे दे कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अब अगर चुनाव में आ रही है तो जीतने के लिए आ रही है, सिर्फ खड़े होने के लिए नहीं आ रही है। इसलिए हम लोग, क्योंकि यहां पर जो प्रदेश के जो प्रतिनिधित्व हैं करने वाले हैं, वो भी इस राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन में आने वाले लोग भी यहां मौजूद हैं। मैं उनसे भी ये कहता हूं कि अपने अपने प्रदेश में जाकर पूरी तरह से चुनावी तैयारी में लग जाइए। हर मुद्दे पर बात करिए और याद रखिए, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, वो किसान का मुद्दा हो, गरीब का मुद्दा हो, ईसाई का मुद्दा हो, सिख का मुद्दा हो, इंडिया का कोई भी एंटी पीपल्स पॉलिसी बन रही हो,
सबसे पहले एसडीपीआई आवाज उठाती है तो आगे आने का हक पार्लियामेंट में और असेंबली में जाने का हक भी एसडीपीआई रखती है। ये आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आधी लड़ाई आप कॉन्फिडेंस से जीतते हैं। होगा क्या? खत्म कर सकते हैं क्या? खत्म। हां, हम ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। ये आज़म लेकर जाइए और भूख से आजादी और खौफ से आजादी के नारे को देश के गली गली कोने तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एसडीपीआई।